हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा था वर्क पावर एनर्जी, है ना। तो वर्क पावर एनर्जी में जो हमने डिस्कस करा था उसमें क्या था कि पॉइंट मास को अपन मूव करवाते थे, फोर्स लगता था, डिस्प्लेसमेंट होता था ना। लेकिन आप जनरली जब आप अपने आसपास देखोगे तो पॉइंट मास तुम्हें ना नजर नहीं आएगा। जो भी है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास को कैसे पढ़ा जाए, है ना, इसके लिए कंसेप्ट डेवलप किया गया और वो कंसेप्ट है किसका, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, क्या माना गया कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना उसका मास एक इमेजिनरी पॉइंट पे, सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ये माना गया है। क्या है, कंसंट्रेटेड है। अब उस सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही उस पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करना है अपने को इस चैप्टर में। आई बात समझ में क्या। तो बड़ा सिस्टमैटिक डिजाइन है फिजिक्स का। इनिशियली में क्या पढ़ाया गया, पॉइंट मास। अब पॉइंट मास कुछ है नहीं तो क्या पढ़ाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मास। डिस्ट्रीब्यूटेड मास में क्या डेवलप हो गया कंसेप्ट, सेंटर ऑफ मास का। अब मोशन किसके अलोंग ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास के अलोंग। और बहुत ही प्रैक्टिकल और शानदार शानदार सा एग्जाम्पल है सेंटर ऑफ मास का, जो देखोगे तो धीरे धीरे अपन पढ़ते चले जाएंगे सेंटर ऑफ मास का। तो हेडिंग डालिएगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, तो सेंटर ऑफ मास एक फिक्टिशियस इमेजिनरी पॉइंट है। लिखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज एन इमेजिनरी पॉइंट where mass of all the system assumed to be concentrated। क्या एज्यूम किया जाएगा कि मास जो है वो पूरा का पूरा क्या है, कंसंट्रेटेड है ना। क्लियर है क्या कहानी। तो ये सेंटर ऑफ मास है। देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आपको बता दूं कि आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि रेस चल रहा है, साइकिल का रेस चल रहा है। जो साइकिलिस्ट है वो ऊपर नीचे जोर जोर से पैडल मार रहा है, और जिसको फिजिक्स पता है वो एक बार स्पीड दे करके उसके ऊपर में लेट गया आराम से, और वो सबको बीट कर देता है। ये पावर है जी सेंटर ऑफ मास का, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जो रेसिंग कार होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब हाइट जो होती है उसकी बहुत ही छोटी होती है। क्यों, अगर उसकी हाइट ज्यादा हुई और वो 200-300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला, ठीक है, तो वो स्टेबल है। लेकिन अगर स्कॉर्पियो एन को अगर आप 200 या 180 चलाओगे तो गए भाई साहब, दोबारा दर्शन होना मुश्किल काम है ना। अब एक बीच में ये आ रहा था कि जी छोटे छोटे गाड़ियों में ना सनरूफ दे देता है, फिर आप बाहर सनरूफ से निकल करके यू टर्न मार रहे होते हैं। सोचो नोएडा एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो आप, जिसमें स्पीड लिमिट 100 है, अगर आपकी गाड़ी 120-130 चल रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कहीं टसन मारने के लिए अगर आप ऊपर उठे और बाहें फैलाए, उसके बाद कुछ फैलाने लायक हम बचते नहीं हैं, है ना। एक्सीडेंट का चांस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। रीजन ये है कि उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, तो वो पार्टिकल उतना ही अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होएगा जी तो एक्सीडेंट होएगा। ठीक है, यही वजह है कि फॉर्च्यूनर वगैरह में ना क्या सनरूफ नहीं दिया जाता है। ठीक है, आप उस गाड़ी को भगा सकते हो, नो डाउट आप भगा सकते हो अच्छे से, लेकिन निकले तो गए जी, तो नहीं दिया जाता है। आगे बात समझ में गई चीज है। तो सेंटर ऑफ मास जो है बहुत ही खतरनाक चीज है जी, और इसको अपने को ऑब्जर्व करना है। इनिशियली सेंटर ऑफ मास में हम लोग ये सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कैसे करा जाए, हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालते हैं डिस्क्रीट सिस्टम का। मान लेते हैं कि ये एक सिस्टम है जी, इसमें मास m1 है, m2 है, डॉट 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 mn है, और ये आपका रिफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका रिफरेंस पॉइंट हो गया O। ये m1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है rn है। क्या हो गया, r1 r2 डॉट 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 rn। ठीक है, तो rcom क्या होगा, rcom होगा m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट डॉट mn rn अपॉन
m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn। अब सर ये कहां से आया, जानने की कोई जरूरत नहीं है, नाम हमें पता है भाई, सीधी सी बात है, अपन निकाल सकते हैं नेट फोर्स वोर्स ये सारे करके, है ना, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को। सेंटर ऑफ मास जो होगा, अगर r पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट डॉट mn rn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn। अब r पोजीशन वेक्टर है ना, अगर सपोज करो कि यहीं पे अपन ना सर XCOM निकालना चाहे, XCOM निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो XCOM जो होगा वो m1 x1 प्लस में m2 x2 डॉट डॉट mn xn अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, m1 y1 से लेकर के mn yn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट mn। अच्छा यहां पे x और y क्या है, x इज द डिस्टेंस ऑफ m1 मास, क्लियर है ना, सेंटर ऑफ मास मान लो कि जो उसका है तो डिस्टेंस क्या हो गया, x डिस्टेंस माना गया है। सिमिलरली अगर ZCOM निकाल रहे हैं हम लोग तो ये क्या होगा, m1 z1 डॉट mn zn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट mn। ये x y और z कोऑर्डिनेट आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चंस क्या बनाया जाएगा, तो क्वेश्चन देगा मास दे देगा जी, और मास के बाद में तुम्हें दे देगा उसका पोजीशन, ठीक है। पोजीशन दे दिया तो तुम उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो फाइंड आउट करो। सपोज करो कि यहां दे दिया 2 kg और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 2,4, ठीक है। ये दे दिया आपका 1 kg, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया -2,2, ठीक है। और ये दे दिया मान लो कि 4 kg और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया -4, -4, ठीक है। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ना ये है इसके अबाउट। अब ध्यान से देखो 2 kg वाले का बच्चे ये x और ये क्या हो गया आपका y, मतलब ये वाला पार्ट हो गया y, डन ना। तो कैसे फिट करेंगे, तो XCOM मान लो, मैं m1 इसको मान लू, इसको m2 मान लो, इसको m3 मान लो, तो ये क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया आपका x2 y2 और ये क्या हो गया आपका x3 y3। क्लियर है क्या कहानी। अब XCOM जो होगा वो m1 x1 कहने का मतलब 2 into 2, डन ना। अब दूसरे का m2 into x2, तो m2 कहने का मतलब 1 और x2 कहने का मतलब -2, क्लियर है क्या। अब तीसरे का देखो +4 into -4 अपॉन 1, 2 और 4 kg है ना, तो कितना हो गया 1 + 2 + 4, तो ये देखो क्या हो गया 4 -2 -16/7 -14/7 -2। तो XCOM कहां एग्जिस्ट करा, -2 पे। सिमिलरली अगर YCOM अपने को निकालना हो तो YCOM क्या हो जाएगा m1 y1, तो 2 × 4 और वहां देखो ऊपर में +1 × 2 +4 × -4 अपॉन 7, कितना हो गया 8 2 10 -16 -6/7। YCOM कितना हो गया जी -6/7। तो x y ये कितना हो गया आपका -2, -6/7। आगे बात समझ में क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा, फाइंड आउट। सपोज m1 इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया तुम्हारा, m1 = 1 kg एंड द पोजीशन जो दे दिया वो दे दिया 2i + 3j कैप। m2 जो दिया है वो दे दिया 4 kg और r2 जो दे दिया है वो -i + 3j कैप। आपको बताना है RCOM। चलिए बताइएगा कि RCOM कहां एग्जिस्ट करेगा, फटाफट पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, देखते हैं कैसे सॉल्व करा जाए इस प्रॉब्लम को। देखो इसमें ना r1 r2 पोजीशन वेक्टर इज गिवन, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया पोजीशन वेक्टर, तो RCOM क्या हो जाएगा m1 r1 प्लस
m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 1 r1 2i प्लस 3j कैप, m2 4, r2 का वैल्यू कितना है माइनस आई प्लस 3j कैप बाई m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 2i कैप माइनस ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12j कैप बाई 5, तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ 2i प्लस 15j बाई 5, तो RCOM क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2i प्लस 15j अपॉन 5। क्लियर है कहानी? यही आंसर आया था सबका। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के हर एक वर्टिसेस पे देखा जाए तो 1 kg जी, 2 kg, 3 kg, 4 kg हर एक वर्टिसेस पे, ठीक है। और स्क्वायर है तो उसका साइड लेंथ दे दिया 4 मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहां से आपको एक बात समझ में आएगा, तो एक बार फाइंड कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है नहीं, तो तुम क्या करोगे रिफरेंस मानोगे। तो रिफरेंस किसको मान ले हम, तो रिफरेंस भाई साहब एक तो जी ये हो गए, दूसरा ये हो गया। क्लियर क्या? तो अब ये क्या हो जाएगा 0 0, ये क्या हो गया आपका 4 0, ये हो गया आपका 4 4, और ये क्या हो गया 0,4। क्लियर है ना कहानी? अब सबका अपने को पता है क्या पोजीशन, तो क्या सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर हम x सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं तो m1 x1 1 इंटू 0। देखो जब कभी भी नहीं दिया हुआ है ना तो आप रिफरेंस मान लो, किसी को भी मान सकते हो आप रिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया XCOM 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये कितना हो गया आपका 8 प्लस 12 20 अपॉन 20 अपॉन 10, 20 अपॉन 10 मतलब 2। XCOM कितना आ गया जी 2। YCOM की बात करते हैं, YCOM कितना हो गया, YCOM हो गया आपका M1 Y बनना 1 इंटू 0 2 इंटू 0, चलिए प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन ये टोटल 10, तो ये कितना हो गया आपका 12 और 16 28 है ना। तो 28 अपॉन 10 कहने का मतलब 2.8। अब ध्यान से देखो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट होगा वो दो पे है, क्लियर ना। अब ये x आया 2, तो x आया 2 तो यहां आया, बट y क्या है 2.8, तो y क्या है इधर हो जाएगा। अब यहां दो पॉसिबिलिटी थी, इसके सेंटर से ऊपर भी चला जाए, सेंटर से नीचे भी चला जाए। ये गया कहां सेंटर से ऊपर। मतलब क्या आता है कि सेंटर ऑफ मास की ना एक अपनी टेंडेंसी होती है कि वो ऑलवेज जो हैवी मास होता है उसकी तरफ शिफ्ट करे। क्या टेंडेंसी होता है कि ऑलवेज हैवी मास की तरफ शिफ्ट करे। डन ना? आगे बात समझ में। तो यहां से नोट करके एक और बात लिखने वाला है, अच्छी बात है जो आप लिखना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास हैज टेंडेंसी टू शिफ्ट heavier mass towards shift towards heavier mass। सेंटर ऑफ मास की क्या होती है टेंडेंसी होती है कि ये कहां शिफ्ट हो जो मास हैवी है। क्लियर है क्या कहानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका साइड दिया हुआ है। अगेन आपको इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, ये आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा, पॉज कीजिए और फाइंड आउट कीजिए। ओके लेट्स चेक इट। मैंने रेफरेंस मान लिया जी, रेफरेंस माना, किसको माना रेफरेंस, तो जी ये हो गए जी y और ये हो गए x, ठीक है। तो ये हो गया 0 0,
ये क्या हो गया 60। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 60 डिग्री, ये 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 cos 30 डिग्री। ये क्या हो गया 6 cos 30 डिग्री। और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा, ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 6 sin 30 डिग्री। तो cos 30 √3/2 ना, तो 3√3, 3। अब अगेन सबका कोऑर्डिनेट अपने को पता है, बस तो पुट कर देना है, वेरी सिंपल। XCOM क्या हो जाएगा आपका M1 x1 M2 x2 4 into 6 M3 x3 2 into 3√3 बाई M1 plus M2 plus M3। तो कितना हो गया 1 plus 4 plus 2, तो ये हो गया आपका 24 plus 6√3/7। क्या है थीटा अलग है, cos 60 तो अच्छा ये, हाँ सॉरी, ये 60 डिग्री आएगा, तो ये आ जाएगा 61/2, तो 6 into 1/2, और ये आ जाएगा sin 60 √3/2, तो ये आ जाएगा 3√3, और ये आ जाएगा आपका 3। क्लियर है ना। चलो जी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, वापस से करते हैं। ये 2 into 3, तो ये क्या आ गया 24 plus 6 ना, तो ये आ गया जी 30/7। YCOM की बात करते हैं, YCOM की बात करते हैं, तो ये तो हो गया जी 1 into 0 plus 4 into 0 plus 2 into 3√3/7, तो कितना आ गया 6√3/7। क्लियर है क्या कहानी, आगे बात समझ में। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बस ऐसे ही थ्योरेटिकल दिया है मैंने मजे लेने के लिए, तुम ये ड्रॉ करके खुद से सॉल्व करके बताओ। पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके चलो चेक करते हैं बच्चे। 2 पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg इज प्लेस्ड एट 0। तो ये मान ले कि 1 kg, और यहां से ये मान लो कि 2 kg, और ये है 0 0, और ये क्या हो गया आपका 2 into 0। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास x पे ही लाई करेगा, तो ये क्या हो गया आपका 2 into 2/1 plus 2, इट मीन्स 4/3। तो सेंटर ऑफ मास 4/3, 0 पे लाई करेगा। क्लियर है क्या कहानी। चलो अब नेक्स्ट में समझते हैं हम लोग कि मान लो कोई ऐसा सिस्टम दे दे, ये दे दिया जी, या नेक्स्ट में मान लो ये दे दिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहां एग्जिस्ट करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां एग्जिस्ट करेगा, इसके सेंटर पे। इसका कहां एग्जिस्ट करेगा, इसके सेंटर पे। मतलब अगर ये 4 मीटर है, सब 4 मीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास 2,2 पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो इसका, इस रॉड का, और ये रॉड हो। क्लियर है नहीं। अच्छा अगर इसके वर्टिसेस पे अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, चाहे वर्टिसेस पे सब पे 1 kg दे दो तो भी ठीक है, लेकिन मास अलग हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना कहानी, आई बात समझ में। ठीक है, तो चलिए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन, इसका कहां होगा सेंटर ऑफ मास, यहां एग्जिस्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास कहां एग्जिस्ट करेगा, यहां पे एग्जिस्ट करेगा। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपको दिख रहा है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 2r है, ये भी सर्कल है रेडियस r है, ये स्क्वायर है जिसका साइड r है। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। आपको इसका ना सेंटर ऑफ मास पता करना है कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ऐसा करते हैं, मास ले लेते हैं हम लोग, ये मास ले लेते हैं m, ये ले लेते हैं जी 2m, और ये क्या ले लूं मैं, इसको भी ले लेते हैं m, मास मान लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करके बताइएगा फटाफट। ओके मैच कीजिएगा बेटे। देखो इसका सेंटर ऑफ मास 0 0, इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया 2r, और ये r, तो 0,3r, यही हुआ ना। इसका सेंटर ऑफ मास क्या यहां एग्जिस्ट करेगा, तो
तो ये 2r और ये r/2, तो कितना हो गया 5r/2 कॉमा 0, यही होगा। अब इसका m पता है, इसका m पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, m पता है, x3 y3 पता है, पुट कर दे आंसर। ठीक है, तो XCOM क्या हो जाएगा आपका, मान लो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, m1 x1 m इंटू 0, उसके बाद 2m इंटू 0 अगेन प्लस m इंटू 5r/2 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 ना, तो ये क्या हो गया आपका 4m, तो ये हो गया आपका 5mr/2 इंटू 4m, तो ये हो गया 5r/8। YCOM क्या हो जाएगा m1 y1, तो m इंटू 3r प्लस 2m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 अपॉन कितना आ गया आपका 2 3 4 4m, तो ये आ गया, ये 0 0 तो ठीक है, ये कितना आ गया 3r/4, डन ना। तो x y कहां एग्जिस्ट करेगा बच्चा 5r/8 कॉमा 3r/, क्लियर है क्या कहानी। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 रॉड दिख रहा है आपको, लेंथ 10 मीटर मास 5 kg, लेंथ 12 मीटर मास 8 kg। आपको इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां एग्जिस्ट करेगा। पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। लेकिन एक मिनट उधर, ये पॉइंट मास नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या इसका मास, सेंटर ऑफ मास इसके आधे पे, ये अपन करेंगे अभी आगे, समझ में आई ना बात। वैसे अगर समझना हो तो जैसे ये देखना, ये पेन है, इसके लेंथ के बीच में इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा ना, तो सेंटर ऑफ मास कहां हो गया, अगर ये L लेंथ है तो L/2 पे। क्लियर है क्या कहानी। ठीक है, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड मास का करेंगे ना तो इस पे और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल के लिए चलिए पॉज कीजिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए चेक करते हैं बच्चे कि क्या है। क्या इसका सेंटर ऑफ मास 5,0 पे लाई करेगा, क्या इसका सेंटर ऑफ मास 0,6 पे लाई करेगा। XCOM क्या हो जाएगा m1 इंटू x, यही बात है ना। तो इसका मास कितना आया 5 इंटू x 5 प्लस इसका मास कितना है 8 kg, 8 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 8, तो 25/13। YCOM कहां एग्जिस्ट करेगा m1 इंटू y1, है ना। तो ये तो कहानी खत्म है जी, 0 का है ना। तो ये हो गया 5 इंटू 0 प्लस इसका कितना है 8 इंटू 6/13, तो ये टोटल आ गया आपका 48/13। तो XCOM कितना आ गया 25/13 और YCOM क्या आ गया 48/13। क्लियर है, समझ में क्या आया। x और y दोनों कोऑर्डिनेट है, इसमें सिर्फ x है, इसमें सिर्फ y है। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है अगर हम इसको कहीं मिला दे तो कहीं कहीं यहां पे जाकर के एग्जिस्ट करेगा। कंक्लूजन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी में एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। क्लियर है ना कहानी। तो इसके साथ नोट करके लिख लेना, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी में एग्जिस्ट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ बॉडी, में एग्जिस्ट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ बॉडी। क्लियर है क्या कहानी, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है और एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ओके चलिए सॉल्व करते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं कि मास दे दिया m, मास दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं लेट 3L लेंथ का मास क्या है m,
तो L लेंथ का मास क्या हो जाएगा m/3। L लेंथ का मास क्या हो जाएगा m/3। क्लियर है क्या कहानी? तो अब जो बेंड किया गया है तो ये हो गया 2L, ये हो गया जी L। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2, 0 और इसका 0, L। क्लियर है ना? ठीक है, और इसका मास कितना हो गया m/3 और इसका मास कितना हो जाएगा 2m/3। टोटल m लिया है ना, तो एक का m/3 तो दूसरे का 2m/3। तो XCOM की बात करेंगे बच्चे तो m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। तो ये हो गया m/3 इंटू L/2 प्लस 0 बाई टोटल तो मास m ही है, तो ये आ गया L/6। XCOM क्या आ गया L/6। अच्छा, YCOM अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो YCOM क्या हो जाएगा m1/1 प्लस m2/2, तो अपन डायरेक्ट करते हैं तो सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा, तो 2m/3 इंटू L, ये तो 0 हो जाएगा बाई m, तो ये कितना आ गया 2L/3। L का वैल्यू गिवन है ना 1.2, L का वैल्यू गिवन है ना 1.2, तो जैसे ही 1.2 पुट करोगे तो हो गया 0.2 और ये 1.2 पुट करोगे तो कितना आ गया 0.8। तो सेंटर ऑफ मास आ गया 0.2 I कैप प्लस 0.8 J कैप। क्लियर है क्या कहानी? अरे आगे बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट। मतलब अगर सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट दे दे, पॉइंट ऑब्जेक्ट दे दे, उसका कोऑर्डिनेट पता कर लोगे तो क्या x y z COM निकल जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा दिया हुआ है ना, आधा नहीं है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स बोल दो इसको, सिमेट्रिक है, तो क्या उसका सेंटर ऑफ मास कहां एग्जिस्ट करेगा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ ऑब्जर्वेशन देखिएगा। सपोज दिस इज द m1, दिस इज द m2, ये आपका डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस क्या है आपका r। मैं अगर यहां से ना सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं तो इसका 0,0, इसका r,0, ठीक है। तो m1 से, यहां मतलब क्या m1 से डिस्टेंस में निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा m2r बाई में m1 प्लस m2। ये मान लेते हैं कि r1 किसका सेंटर ऑफ मास का ना, तेरे बात आई समझ में क्या। तो यहां से जो ये डिस्टेंस आएगा, मान लेते हैं कि यहां पे आ गया, तो ये डिस्टेंस आ गया जी r1। क्लियर क्या? तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये r माइनस r1 जो होगा वो मान लेते हैं कि r2 है। तो ये क्या आ गया m1r बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू r2। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। मतलब यहां से देखो, अगर m1 ज्यादा हैवी है तो सेंटर ऑफ मास यहां एग्जिस्ट कर रहा है और वो हो जाएगा m2r बाई m1 प्लस m2। और ये क्या हो गया m1r, अगर राइट साइड से लिया जाए तो m1r बाई m1 प्लस m2। क्लियर है क्या कहानी? अब आप एक बार थोड़ा सा कलाकारी करके देखो। 1/2 की बात करें तो 1/2 कहने का मतलब m2r बाई m1r इज इक्वल टू r1 बाई r2। यही होगा, कैंसल आउट। m1r1 इज इक्वल टू m2r2। मतलब जो मोमेंट है, मोमेंट मतलब प्रोडक्ट होता है किसका, मास का, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका, वो दोनों का क्या है इक्वल है ना। चलिए कल के क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।